तो आज एक और नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में होने वाला है। देखो मैंने काफी सारा कंटेंट आपके लिए लिखा है, ठीक है। देखो अगर डिफरेंस पूछेगा तो आप कोई से भी 6-7 पॉइंट जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो कोई शॉर्ट नोट पूछता है या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में पूछता है तो आप अच्छा खासा कंटेंट लिख के दे सकते हो। ऐसे ही सेम वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में अगर आपसे कोई कंटेंट पूछे तो आप अच्छा खासा बता सकते हो। इतना कंटेंट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, क्लियर है। और डिफरेंस पूछेगा फिर तो वाह वाह है, हमारे पास काफी अच्छा कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ है। फटाफट से याद कर लेते हैं, मैं यहीं पे 2-3 बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपको हर एक चीज को यहीं पे समझ में आ जाए और यहीं पे आप क्या उसको याद कर लो। बट याद रखना आपको उसको लिखना भी अपनी कॉपी जो नोट्स आप बनाते हो, ठीक है, लॉ के नोट से जहां भी आप लिखना चाहो आपसे लिख सकते हो और उसे याद करना, क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं कंटिजेंट और वेजरिंग, ये जो एग्रीमेंट है ये होता क्या है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, बट डेफिनेशन समझाने से पहले भी मैं जरा इसका एग्जांपल समझाता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए होता क्या, वरना आपको ना कंफ्यूज हो जाओगे स्टार्टिंग में ये बोलना क्या चाहता है। देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखो उसने यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लो इन केस ऑफ इंश्योरेंस पी प्रोमिसेस टू पे क्यू। पी कह रहा है कि वो क्यू को पैसा देगा, कितना, 5 लाख रुपए देगा अगर क्यू की जो कार है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब कंटीजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक ऐसे इवेंट पे लाई करता है। देखो अब कार का एक्सीडेंट होगा, ये फ्यूचर इवेंट है पहली बात तो, और वो भी अनसर्टेन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात को समझना, जो एक्सीडेंट है वो क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्लियर हो गया। ऐसे केस में अगर एक्सीडेंट होता है तो पी जो है ना वो क्यू को पेमेंट करेगा 5 लाख की, ये बोला गया है। और अगर एक्सीडेंट नहीं होता है तो फिर पी क्यू को पेमेंट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है जिसमें एक बंदा, एक पार्टी प्रॉमिस करेगी दूसरी पार्टी को, और साथ ही साथ ये एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा जो कि अनसर्टेन होगा, इसको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्लियर है। जबकि जो वेजरिंग होता है, इसका मैं जब ये दोबारा पढ़ाऊंगा, जब मैं पूरा खत्म करूंगा तो दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो वेजरिंग होता है इसमें क्या था, ये भी एक एग्रीमेंट है जिसमें पी और क्यू आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। और इसमें पता है इसमें शर्त टाइप का होता है, जैसे लिखा हुआ है कि दैट इफ टीम इंडिया बीट्स टीम पाकिस्तान, अगर टीम इंडिया टीम पाकिस्तान को हरा देती है तो सपोज करो पी कह रहा है कि अगर टीम इंडिया टीम पाकिस्तान को हरा देती है तो क्यों तू मुझे 5,000 रुपए दियो, और अगर मान लो पाकिस्तान जीत जाती है तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा या जो भी दूंगा समथिंग, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई शर्त लगाए तो वो वेजरिंग होता है। अब आप बोलोगे ये भी तो अनसर्टेन इवेंट है, बिल्कुल अनसर्टेन इवेंट है ये, बट यहाँ पे शर्त लग रही है। ये यहाँ पे ना एक तरफ बैट टाइप का खेल रहे हैं, शर्त वर्त खेलते से होती नहीं इस टाइप का, यहाँ पे खेल, यहाँ पे शर्त नहीं है, यहाँ पे शर्त ना वो तो एक्सीडेंट कर रही है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई शर्त वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे शर्त वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। बाकी दोनों ही अनसर्टेन इवेंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। बात समझना कि आप चलो पढ़ के देखते हैं फिर समझते हैं बोल क्या रहा है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कुछ करना या नहीं करना, जो भी समथिंग, जो कि डिपेंड करेगा किस पे, आउट ऑन द आउटकम ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। एक ऐसे इवेंट पे लाई करेगा जो कि फ्यूचर का और वो भी अनसर्टेन होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसकी डेफिनेशन आपको यही याद करनी है, ठीक है। अच्छा रहेगा अगर आप ये याद कर लोगे तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, देना भी पड़ सकता है नहीं भी देना पड़ सकता है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। तो डिपेंडिंग ऑन, जो कि डिपेंड करेगा किस पे, ऑन द आउटकम ऑफ, किसका आउटकम, ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो कि फ्यूचर में होगा और वो भी अनसर्टेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, विच इज कोलेटरल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। कोलेटरल मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सेक्शन जो हमारा 31 है, आई थिंक 31 जो सेक्शन है उसमें जो डेफिनेशन है वहां पे भी लिखी हुई है, चाहे वो वाली याद कर लो, ठीक है। लगभग वो यही बोल रहा है, ठीक है। खाली एक सेंटेंस मैंने आगे पीछे किया ताकि थोड़ा समझ में आ सके। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू समथिंग डिपेंडिंग ऑन, जो कि डिपेंड कर रहा है एक ऐसा आउटकम पे जो कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे लाई कर रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोलेटरल है, मतलब जुड़ा हुआ है। आगे वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, एक ऐसा प्रॉमिस है टू गिव मनी, कि मैं पैसा दूंगा, और मनी वर्थ है, मनी के इक्वल कोई भी चीज मैं दूंगा, अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, अगर वो अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके मतलब उसके बेस पे, जैसे मैं बोलूंगा अभी मैं आप और मैं शर्त लगाते हैं, देख लेना आज शाम को बारिश आएगी, तुम कह रहे हो आज शाम को बारिश नहीं आएगी, मैंने कहा लगी 100 की शर्त, आपने कहा लगी 100 शर्त, तो वो ये वाला हो गया,
बस है। तो प्रॉमिस है कि आप मनी पे करोगे या मनी के इक्वल कुछ भी हो सकता है पे करने के बाद, ठीक है। अगर वो अनसर्टेन इवेंट हो जाता है समथिंग, तो इस वाले पे समझ में आ गया। आगे नेचर की बात करें तो जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा उसको वैलिड माना जाता है। क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। जबकि ये जो है ना इस बेटा इसको वॉइड माना जाता है। ये नहीं माना जाता, मतलब वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, क्या वॉइड है। क्लियर हो गया? तो पहले 2 पॉइंट मैं रिपीट करने जा रहा हूं, आप साथ साथ में 2 पॉइंट लिख भी लीजिए साथ साथ में, ताकि आसान रहे आपके लिए। तो उसने क्या बोला? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, पहले वाले में ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट, टू डू और नॉट टू डू समथिंग डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, जो कि कोलेटरल होगा मेन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। वेजरिंग में प्रॉमिस है ताकि आप पैसा टू गिव मनी और मनी वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, ये आपका वैलिड होता है, ये आपका वॉइड होता है, ठीक है ना। यानी ये कानून, ये मतलब लॉ ने इसको मान्यता दे रखी है, मानते हैं लॉ उसको मानता है कि सही है ये, इसको सही नहीं मानता मतलब लीगल इफेक्ट इसका नहीं है, इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। आगे विन लूज की बात करें तो विन लूज जो है ना इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे विन लूज थोड़ा ना दिख रहे, ओए एक्सीडेंट हो गया मैं जीत गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो विन लूज वाला जो फीचर है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे एक पार्टी विनर होगी और दूसरी क्या होगी, लूजर होगी। एक पार्टी जीतेगी तो एक पार्टी हारेगी, यहाँ पे की शर्त लग रही है। दैट इज देयर इज अ गेन फॉर वन, यानी एक के लिए तो लाभ होगा, यानी जीतेगा एक, और एक के लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो सिंपल सा पॉइंट था। देन प्रॉमिस की बात करें तो इसमें ओनली वन पार्टी मे मेक अ प्रॉमिस। जैसा मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी बोल रही कि मैं तुम्हें ऐसे करके पैसा दूंगी अगर एक्सीडेंट होता है, चोरी होती है, इस टाइप की चीज, तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस कर रही है, आप थोड़ा ना कर रहे हो कि अगर चोरी नहीं हुई तो मैं दे दूंगा तुझे पैसा, थोड़ी ना होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही पार्टी प्रॉमिस करेगी, यहाँ पे कौन करेगा, बोथ पार्टीज मेक अ प्रॉमिस टू ईच अदर। दोनों पार्टी क्या है, प्रॉमिस करती है यहाँ पे कि अगर तू जीता तो मैं तुझे दूंगा और मैं जीता तो तू मुझे पैसे दियो, समथिंग ऐसा कुछ है ना। चलो फ्यूचर इवेंट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर जो अनसर्टेन इवेंट होता है वो कोलेटरल होता है बेटा। कोलेटरल मतलब जुड़ा हुआ होता है किसके, कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट कोलेटरल होता है टू दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे फ्यूचर जो अनसर्टेन इवेंट होता है इज ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर, सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए होता है, ठीक है, ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट। डिटरमाइन मतलब कि कौन जीता कौन हारा, सिर्फ इसके लिए ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फ्यूचर इवेंट है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रॉमिस एंड ऑल किया है अब वो इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे पूरी निभानी पड़ेगी। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट मैंने कवर कर लिए। छठा पॉइंट देखते हैं, सेक्शन की बात करें तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो मेंशन है वो आपका सेक्शन 31, किसका सेक्शन 31, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप पढ़ते हो, ठीक है ना, उसके सेक्शन 31 में इसके बारे में लिखा हुआ है। और वेजिंग एग्रीमेंट जो मेंशन है वो सेक्शन 30 होगा यहाँ पे, है ना, 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर हो गया? मैंने कहा था मैं यहीं पे रिपीट करूंगा कि अटपटी लैंग्वेज होती है, थोड़ा समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है, इसलिए मैंने इससे पहले भी कुछ वो डाले हुए, वॉइड, इलीगल, सबके बारे में डाला हुआ है डिफरेंस मैंने, ताकि ना बच्चों को समझ में आ जाए हो क्या रहा है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग डिपेंडिंग ऑन द किस पे, आउटकम ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, और जो कि कोलेटरल होगा टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्रॉमिस है टू गिव मनी और मनी वर्थ कब, अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। ये आपका वैलिड है, ये वॉइड है, इसका लीगल इफेक्ट नहीं है, लीगली नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे विन लूज वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती क्योंकि इसका फीचर है ही नहीं। यहाँ पे एक पार्टी जीतेगी तो एक पार्टी यहाँ पे हारेगी, यहाँ पे विन लूज वाला फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक ही पार्टी प्रॉमिस करती है, यहाँ पे दोनों पार्टी प्रॉमिस करती है ईच अदर, एक दूसरे के साथ। यहाँ पे फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जो होता है, जो अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो कोलेटरल होता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि जब वो एक्सीडेंट होगा तभी ये प्रॉमिस पूरी करेगा, अगर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो प्रॉमिस पूरी क्यों करेगा, है ना। जब यहाँ पे जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता, बस उससे बस ये देखना है कि भाई जीता कौन, बारिश हो गई तो मैं जीता, नहीं जीता तो आप जीता, समथिंग ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ। तो फ्यूचर का जो इवेंट होता है वो सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए काम आता है, डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि एग्रीमेंट में कौन जीता, इसमें जो तुमने प्रॉमिस किया था इसमें कौन जीता कौन हारा, जो भी आपने आपस में वेजरिंग एग्रीमेंट किया। देन गेम ऑफ चांस की बात करें तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अ गेम ऑफ चांस, यहाँ पे कोई गेम थोड़ी ना खेल रहे, तो गेम ऑफ चांस नहीं होता है ये, जबकि ये तो बेटा गेम ही है, ठीक है ना, एक तरह से गेम टाइप का, बैट टाइप किया, तो ये गेम ऑफ चांस है। क्लियर हो ना, आप तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देन इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज इज कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स, अब जो पार्टीज का जो इंटरेस्ट है वो किस पे होगा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी जो इवेंट है उसके होने और ना होने के ऊपर जो है कंसंट्रेट होता है पार्टी का इंटरेस्ट यहाँ पे।
बट यहाँ पे जो पार्टी का इंटरेस्ट है ना वो किस पे होता है, विनिंग ऑफ बैट अमाउंट, कि मुझे भाई वो शर्त की ना अमाउंट जीतनी है, इसमें ये चीज रहेगी। नो रियल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, कोई भी रियल इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे पार्टी देखती है कि भाई हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि अगर इवेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं हुआ तो नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ना कंसंट्रेट जो मतलब होता है वो ये चीज होती है कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा उस पर बेस्ड होता है। बट ये जहाँ पे जो इंटरेस्टिंग लोग होगा वो ये मतलब नहीं है, उसे बारिश से थोड़ी ना मतलब है, उसे तो जीतने से मतलब है। तो मेन जो होता है ना विनिंग ऑफ बैट अमाउंट होता है ना। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है तो मैं मैच से थोड़ा मतलब है, 5,000 से मतलब है भाई साहब। अगर मैं और आप अगर 5,000 की शर्त लगा देना, ठीक है ना, तो मैच तो जो हो रहा होगा हो रहा होगा, आपके यार मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा यार 5,000 बस जीतने हैं। तो मतलब मेन अमाउंट यहाँ पे बैट अमाउंट पे होता है, रियल इंटरेस्ट से कोई मतलब यहाँ पे होता ही नहीं है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। एग्जांपल है, इन केस ऑफ इंश्योरेंस पी बोल रहा है कि मैं पे करूंगा क्यू को 5 लाख रुपए अगर क्यू की कार जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसका मतलब सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही तो देगी ना, क्योंकि इंश्योरेंस हुआ पी ने बोला मैं दूंगा तो पी ही तो देगा। अगर मान लो कि एक्सीडेंट नहीं होता तो क्यू थोड़ी ना देगा, क्यू बोलेगा भाई यार मेरा एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं, तू ले ले मेरे से पैसे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे लिखा है इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, मान लो एग्रीमेंट हुआ पी और क्यू के बीच में, दैट इफ टीम इंडिया बीट्स टीम पाकिस्तान, अगर टीम इंडिया टीम पाकिस्तान को हरा देती है तो क्यू गिव एन अमाउंट ऑफ 5,000, तो क्यू जो है 5,000 रुपए देगा किसको, पी को। और अगर पाकिस्तान जीत जाती है और इंडिया हार जाती है तो ऐसे केस में पी देगा किसको, क्यू को। बात सुना क्या? तो देखो मैंने पूरी कोशिश की है, रिपीट भी किया आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और होप सो आपको समझ में आ भी गया होगा जहां तक है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और नए डिफरेंस के लिए, ठीक है। डिफरेंस के साथ, क्योंकि देखो लॉ को डिफरेंस के साथ पढ़ना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं काफी सारे डिफरेंसेस बनाता रहता हूँ, चाहे वो लॉ हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, अकाउंट्स हो। तो फिर एक नए डिफरेंस में मिलेंगे जिसमें फिर दोबारा लॉ का कोई कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।